नमस्कार दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है समाज पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं समाज पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, रण कौशल शब्द में कौन सा समास है। हमें चार विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। एक दिया गया है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले हम जरा समास पर एक टिप्पणी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं कि समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, और संक्षिप्तीकरण को बोलते हैं छोटा करना। संक्षिप्तीकरण को क्या बोलते हैं? छोटा करना। छोटा करना करते हैं, संक्षिप्तीकरण को कहते हैं छोटा करना। अब समास की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? समास बनता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं दोस्तों। कैसे? मैंने एक शब्द लिया, स्नान गृह। मैंने क्या शब्द लिया दोस्तों? स्नान गृह। मैंने एक शब्द लिया, स्नान गृह। अब आप खुद देखिए, इसमें दो शब्द हैं दोस्तों। एक क्या है? स्नान। और एक शब्द है आपका दोस्तों गृह। एक शब्द क्या है आपका? स्नान। और एक शब्द है आपका गृह। अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ दूं तो क्या हमारा क्या बनेगा? स्नान गृह। अब वही परिभाषा है, दो या दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समास कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्दों को मिलाकर, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा? स्नान गृह। ये सामासिक शब्द हुआ। अब इसमें जो पहला शब्द होता है इसको बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, और जो बाद का वाला शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है, उसे बोलते हैं उत्तर पद या उत्तर शब्द, है ना। इन्हीं की प्रधानता के आधार पर हम समास को ज्ञात करते हैं कि कौन सा समास है। और समास के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? समास के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दोस्तों छः। समास के कितने प्रकार होते हैं? छह प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास। एक होता है आपका द्वंद्व समास, एक होता है आपका द्विगु समास दोस्तों। ये होते हैं आपके छह समास। अब जैसे जैसे प्रश्नों में समास आते जाएंगे हम समासों पर चर्चा करते चलेंगे। अब आते हैं हम पहले अपने प्रश्न पर। ठीक है, रण कौशल शब्द जो कि दिया गया है इसमें कौन सा समास है? सबसे पहले मैं इस समास का करता हूं विग्रह। ठीक है, किसी भी प्रश्न को, समास पर आधारित प्रश्न को करने से पहले उसका विग्रह करो। तो रण कौशल शब्द का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा रण में कौशल। ठीक है, और जिन सामासिक शब्दों में विग्रह करने पर कारक विभक्ति आती है वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा वाला, यानी कि उत्तर पद या उत्तर शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राहगत शब्द में कौन सा समास है? ग्राहगत शब्द में कौन सा समास है? हमें दिए गए चार विकल्प, कर्मधारय समास, करण, संप्रदान और अपादान। अब आपको बताना है ग्राहगत शब्द में कौन सा समास है। सबसे पहले मैं इसका करता फिर से विग्रह। तो इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों? इसका विग्रह होगा ग्रह को आगत। ग्रह को आगत इसका होगा विग्रह। जो ग्रह को आता है यानी कि घर को आता है तो उसे बोलते हैं ग्राहगत। अब हमें ये तो पता चल गया भैया को कारक है, मगर ये भी पता चल गया तत्पुरुष समास है, परंतु हमें इस पृष्ठ में चारों ही तत्पुरुष समास दिए गए। तो हम क्या करेंगे? कारक चिन्हों को देखेंगे। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान यानी कि अलग होने का भाव, है ना, अलग होने का भाव। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया को विभक्ति किस में आ रही है? कर्म में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ए विकल्प। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, निसंदेह शब्द में कौन सा समास है?
तो निसंदेह शब्द का विग्रह क्या होगा? निसंदेह शब्द का विग्रह होगा जिसमें संदेह ना हो, है ना, जिसमें संदेह ना हो, संदेह ना हो, उसी को तो बोलते हैं निसंदेह। तो निसंदेह जिसमें संदेह ना हो। अब आप खुद देखिए कि तत्पुरुष समास हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कारक चिन्ह कहीं नहीं है पूरे समास में। अब दिया कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का कहीं बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। द्वंद्व योजक चिन्ह दिख रहा है? क्योंकि द्वंद्व का मतलब क्या होता है? योजक, यानी टकराव, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो द्वंद्व भी नहीं होगा क्योंकि भैया इसमें एक दूसरे के विलोम ही नहीं हो रहे। तो बचा क्या? अव्ययभाव समास। क्योंकि यहाँ पर नी जो है अव्यय है। नी क्या है? अव्यय है। तो हमारा क्या होगा? इसमें अव्ययभाव समास होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। आपको प्रश्न को बताना है कौन सा समास है ना? प्रश्न में क्या बताना है? कौन सा समास है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। अब भैया 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न में देखता हूँ भैया योगक दिया गया है। क्या दिया गया? योजक। योजक चिन्ह दिया गया है। मेरे दिमाग की बत्ती जाती कहाँ पर? द्वंद्व में। परंतु द्वंद्व लगाने से पहले ये देख लो कि योजक चिन्ह उनमें सही बैठ रहा है या नहीं, है ना? योजक के स्थान पर और या दोनों सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। अब मैंने बोला भैया पाप और पुण्य, बिल्कुल पाप और पुण्य सही आ गए। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी विकल्प हमारा उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में 2 शब्द दिख रहे हैं मुझे इसमें, नीति और निपुण। ठीक है, नीति में निपुण। तो भैया कारक चिन्ह दिख गया मैं तो भैया सीधे लगाता तत्पुरुष समास। तो ये है हमारा उत्तर इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह क्या है? देखो चंद्रमौली का मतलब क्या होता है? ये है भगवान शिव, है ना? भगवान शिव। भगवान शिव क्या करते हैं? अपने जो है सिर पर क्या है? चंद्रमा को लगाए हुए हैं। भगवान शिव जो है अपने सिर पर क्या लगाए हैं? चंद्रमा को लगाए हुए हैं। तो इसका जो विग्रह होगा चंद्रमौली, यानी कि चंद्र है मौली के जिस पर, सिर पर। तो वो कौन है? भगवान शिव। अब बहुब्री समास पर चलते हैं। बहुब्री समास का अर्थ होता है कि इसमें देखो दोनों पद क्या होते हैं? किसी की भी प्रधानता नहीं होती। और ये क्या करता है? किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करता है। ये किसकी इशारा करता है? चंद्रमौली भगवान शिव की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर होगा बहुब्री समास। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। वनवासी शब्द में कौन सा समास है? तो वन में वासी। ठीक है, हमें मिल गया भैया मैं। अब ये देखना है कि इसका क्या होता है। करण में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान नहीं दिया, अच्छा अधिकरण दिया है मैं यहाँ पर, अपादान से, अपादान मतलब से अलग होने का भाव, है ना? तो भैया अब खुद देखिए क्या मिला हमें? में। अब में कहाँ मिल रहा है? सी में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी विकल्प। पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। तो पथ भ्रष्ट शब्द में विग्रह निकालो, क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से, रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति। ठीक है, उसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट। तो कौन सा समास होना चाहिए? तत्पुरुष समास। पथ से कारक मिल रहा है तो हमारा उत्तर होगा पथ से भ्रष्ट। अगला प्रश्न है सिंधुजा शब्द में समास है। अब भैया खुद देखो ये क्या कर रहा है? तीसरे शब्द की ओर कर रहा है इशारा। सिंधुजा, सिंधुजा का मतलब हो गया समुद्र, यानी कि सिंधु, है ना? सिंधु से जन्मा हुआ। ठीक है, कौन है भैया? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मैया क्या करती हैं?
सिंधु, इस समुद्र से इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए उनके लिए हम सिंधुजा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लक्ष्मी मैया का पर्यायवाची भी क्या होता है, सिंधुजा होता है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा ए। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, जिस में पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। तो पहले पद में संख्या का बोध कौन कराता है, द्विगु समास। द्विगु समास किसका बोध कराता है, संख्या का। और द्विगु समास में जो है पूर्व पद यानी कि पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा डी। डी विकल्प द्विगु समास सही है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति शब्द का जो है विग्रह करो पहले, तो क्या होगा, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब आप खुद देखिए, कर्मधारय नहीं हो सकता, द्वंद्व होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, शक्ति के अनुसार क्या बचा, अव्ययभाव समास। अब मैं इसमें आपको बता भी चुका हूँ, अव्ययभाव समास में अव्यय का बोध होता है। तो अव्यय कौन है, नि अव्यय है आपके, या अव्यय है, ठीक है, यथा अव्यय है, अनु अव्यय है ना। तो इस प्रकार से मिलेगा, तो हमारा बी डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या है। यानी कि ऋण मुक्त हमको एक शब्द दिया है, इसका जो है समास यानी कि विग्रह क्या होगा, सही विग्रह हमें विग्रह करके दिया है, परंतु हमें सही विग्रह ढूंढना है कौन सा है। ऋण के लिए मुक्त हो सकता है, नहीं हो सकता यार। ऋण की मुक्ति, अरे नहीं, ऋण और मुक्त नहीं, ऋण से मुक्ति बिल्कुल सही। खुद देखिए, आप खुद ही पहचान जाएंगे कि इनमें चारों विकल्प हैं, में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, परंतु डी विकल्प जो है सही है। क्योंकि ऋण से मुक्त, हम किससे मुक्त हो रहे हैं, ऋण से मुक्त हो रहे हैं। ऋण के लिए मुक्त नहीं हो रहे, ऋण के लिए मुक्त मतलब दुनिया छोड़ दो, नहीं, ऋण से मुक्त हो रहे हैं मतलब हमने ऋण चुका दिया। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है, जितना जल्दी हो उतना, जितना जल्दी हो उतना, उसको बोलते हैं यथाशीघ्र। तो भाई इसमें भी अव्यय का बोध हो रहा है, यथा है ना, तो अव्ययभाव समास, डी विकल्प हमारा सही है। अब बचा त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन यानी कि देखो, त्रि मतलब हो गया तीन, त्रि मतलब क्या हो गया, तीन। अब खुद देखिए, पहला शब्द संख्यावाचक हो गया, देखिए तीन, तो पहले ही मैं तो सीधे जाता कहाँ पर, द्विगु समास में, यानी कि ए विकल्प पर। अब इसने पूछा, इसका विग्रह पूछता तो क्या बताता, तीन मैं करता भवनों का समूह, ठीक है, तो क्या होता, तो भी हमारा द्विगु समास होता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज हमारी होती है खत्म। अगला फिर मैं आपके साथ एक और सीरीज लेके आऊँगा समाज का, जिसमें और अभ्यास करेंगे प्रश्नों का। और इस सीरीज में जो भी प्रश्न तक किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। और इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में।